मुझे ये महसूस हुआ कि शायद हम दहशतगर्द हैं। आप जो मर्जी करना चाहते हैं करें, हमने आपको नहीं छोड़ना। ऐसा वापस करें कौम का, फिर हम आपको छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज इरादा तो था नाज़रीन के इकॉनमी पे बात करें, लेकिन सुबह से आप एक ख़बर देख रहे हैं। कल भी आपने कुछ घंटे गुजारे होंगे टीवी के सामने शायद उसको देखते हुए। आज भी ये हमने देखा कुछ घंटे इस पर गुजरे, और ख़बर क्या वो ये कि हमज़ा शहबाज को नैब की लोग गए उनको गिरफ़्तार करने। कल आपने देखा कि कल वो वापस चले गए। उसके बाद उन्होंने कहा आज जो भी कुछ हो हम हर सूरत जाएंगे। और किस्सा मुख्तसर के PMLN की ये पोजीशन थी कि जी लाहौर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है हमारे पास जिसमें ये कहा गया है कि हमज़ा शहबाज को अरेस्ट करने से पहले नैब को 10 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। और यकीनन ये एक इनफरादी कोई बात थी, क्योंकि जनरल रूल तो ये नहीं है। जो क्लॉज 24 है नैब ऑर्डिनेंस का, उसके तहत तो सवाबदीदी इख्तियार है नैब के चेयरमैन का कि वो किसी को भी जिसकी इंक्वायरी शुरू हो कह सकते हैं कि जी इनको गिरफ़्तार करें। अच्छा, और वो और बात है कि PMLN की एक पोजीशन है कि जी ज़्यादा हमारे लोग गिरफ़्तार होते हैं। साद रफ़ीक है, उनके बेटे हैं, शहबाज शरीफ को भी पकड़ा, इनको भी पकड़ा। और दूसरी तरफ वो कहते हैं जी आपने एक को बस पकड़ा है PTI से, और फिर पीपल्स पार्टी के हवाले से भी कहते हैं लोग हैं जिनको नहीं पकड़ा। बहरहाल वो एक और किस्सा है। दूसरी तरफ जो नैब के लोग थे उन्होंने कहा जी हम क्यों ना पकड़ें इनको। और आप देखें कि जस्टिस अजमत सईद साहब की सुप्रीम कोर्ट की एक हाल ही में जजमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी नैब को किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, और एक दफ़ा इंक्वायरी शुरू हो बताने की भी ज़रूरत नहीं है उनको किसी को पहले से, और जाके वो उनको पकड़ सकते हैं। बहरहाल ये दो पोजीशंस थी जिस पर कल हमने दिन देखा कि वो इसका कोई नतीजा नहीं निकला। आज फिर दिन शुरू हुआ और वो वहाँ जमा हो गए PMLN के लोग, कारकुन, उनके सपोर्टर्स, और उधर से नैब थी। नैब ने कहा हम रेंजर्स को बुला रहे हैं। उसके बाद नैब के पास पुलिस की नफरी थी। मेरा ख्याल है कि रेंजर्स वाला जो इशू है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इदारे नहीं चाहते कि इस तरह की चीज़ में वो मुलव्वज़ हों। नैब के पास गए, पहले नैब के कोर्ट से इन्होंने इजाज़त ली। नैब के जो थे एडिशनल डायरेक्टर शायद, और वो एडिशनल डायरेक्टर बड़ी उन्होंने मज़ाहिया बात की। लगता है जब कैमरे के सामने लोग आते हैं तो अपनी अपनी किस्म की बातें करते हैं। उन्होंने कहा जी क्यों नहीं निकलते हमज़ा भाई, बाहर आए ना, क्योंकि जब बाहर आते हैं पाकिस्तान में तो फिर बाहर आएँ तो फिर हम आपको जेल में डालेंगे। जब आप जेल में डालेंगे तो आपका कद बढ़ेगा, और जब कद बढ़ेगा आप देखें ना नेल्सन मंडेला भी जाते हैं जेल में और उनका कद बढ़ जाता है। तो बहरहाल ये बातें हम सुनते रहे। उसके बाद कोर्ट गए जो PMLN के लोग थे हमज़ा शहबाज शरीफ की तरफ से, और लाहौर में फिर स्पेशल सिटिंग हुई लाहौर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की, और उन्होंने फिर ये कहा कि फ़िल वक्त 8 तारीख़ तक हमज़ा शहबाज की ज़मानत ही समझे। उन्होंने कहा कि ज़मानत उनको मिलेगी, और 8 और मंडे को यानी कि 8 तारीख़ को वो पेश होंगे कोर्ट के सामने और हाई कोर्ट के सामने। तो इस वक्त सिचुएशन ये है, सवाल यही है कि एक तो यानी कि इस तरह की बात कि मुल्क में मसले इतने अहम हैं, एक तरफ इक़्तिसादियात के हवाले से आप देखें और भी मसाइल हैं, और इस तरह की चीज़, और फिर नैब क्यों, इसमें गलती किसकी थी? अगर हाई कोर्ट ने ये दे दिया है ऑर्डर, तो क्या नैब को मालूम नहीं था कि वो उनको ये जायज़ है या नहीं जायज़ जाके उठाना इनको हमज़ा शहबाज को? अच्छा, और हमज़ा शहबाज की तरफ से ये कहा जाता है कि जी जब बुलाते हैं वो कहते हैं जी मेरी बेटी ICU में थी, छोटी सी मेरी बेटी, यानी पता नहीं बच्ची है शायद कुछ महीने की या कुछ। कहते हैं मैं गया उसको बाहर देखने, 2 हफ्ते का मुझे मिला रिलीफ मिली कोर्ट से, और मैं गया और मैं वापस आ गया। कहते हैं जब मुझे नैब बुलाती है मैं आ जाता हूँ। तो पकड़ने का क्या जवाज़ बनता है? लेकिन ये फिर हम कहेंगे कि जवाज़ बने ना बने, कानूनी तौर पे ये आर्टिकल 24 जो है क्लॉज 24 नैब ऑर्डिनेंस इजाज़त देता है। तो ये बहुत से सवालात हैं, ये तरीक़ाकार, फिर ये अकाउंटेबिलिटी। और ये याद रहे कि ये जो केस है ये एसिड बियॉन्ड मीन्स का एक केस है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का एक पिछले हम 3 दिन से सुन रहे हैं नैब की तरफ से। फिर ये चीज़ें प्रेस में भी आ रहे हैं, मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि मेजर
नैब ये कह रही है कि एक मेजर मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो अनकवर हुई है, जिसमें वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब, उनके बेटे दोनों जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो अब उसकी जो पेशी है उसके लिए उन्होंने 9 तारीख को शायद बुलाया है तीनों को, शहबाज शरीफ साहब, इनके दोनों बेटों को। तो ये सब चीज़ें हैं, इस पर बात करेंगे नाजरीन। और पॉलिटिक्स और जो नैब की अकाउंटेबिलिटी है वो किस तरह से, क्या उनमें कोई लिंक है नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब को पसंद है, गाहे बगाहे वो कहते रहते हैं अपने जलसों में कि सबको जेल में डालूंगा, चोरों को डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ये नहीं। तो फिर ये भी लोग सवाल उठाते हैं कि अगर इदारे काम कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब को क्या ज़रूरत है कि वो इस तरह की बात करें, क्योंकि फिर वो नथी की जाती है कि जी अच्छा नैब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं जेल में डालो, तो नैब कॉन्स्टिट्यूशनली तो इंडिपेंडेंट है। तो ये भी तकरार बड़ी जारी रहती है। तो ये सब बातें हैं, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मलिक अहमद साहब हैं, PMLN के लीडर हैं और ये स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं पंजाब के। और इस वक्त आज जो केस हैंडल किया गया कोर्ट में वो पेश थे, उसमें मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। नाज़रीन, स्टूडियो में हमें बैरिस्टर मसरूर शाह साहब ने ज्वाइन किया, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हैं, वेलकम टू द प्रोग्राम। उसके जाहिद हुसैन साहब हैं, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, जर्नलिस्ट हैं, ऑथर, राइटर, वेलकम टू द प्रोग्राम। जाहिद उस्मान डार हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन यूथ अफेयर्स। उस्मान, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मलिक साहब, आपसे शुरू करते हैं कि फिर ये किस्सा हुआ क्या, मतलब कोर्ट ने आपको किस तरह रिलीफ दी है? सुप्रीम कोर्ट की भी तो जजमेंट आई है इस ऑर्डर के बाद। ये जो ऑर्डर है, जो आपने ऑर्डर का लिया था, यानी कि उससे प्रोटेक्शन मांगी थी अरेस्ट की, कि वो जो ऑर्डर है जिसमें लिखा था कि 10 दिन का आपने नोटिस देना है, लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर था। बट ये कहा जाता है कि लाहौर हाई कोर्ट का अगर ऑर्डर और सुप्रीम कोर्ट का उसके बाद हो तो वो सुपरसीड करता है। तो आपको रिलीफ कैसे मिली? जी बहुत शुक्रिया नसीम। देखिए, इसकी जितनी आपने बात की है, इसके 3 पहलू हैं। मैं ब्रीफली, अगर आप इजाज़त देंगे, आई विल नॉट टेक मोर देन अ मिनट और 2। पहला मामला के लाहौर हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग थी, उस वक्त 3 इंक्वायरीज चल रही थी, जिसमें एक एसेट बियॉन्ड मीन्स की इंक्वायरी थी, एक रमज़ान शुगर मिल्स की इंक्वायरी थी, और तीसरी इंक्वायरी जो थी वो आशियाना केस में किसी तौर पर बीच में थोड़ा बहुत नाम उन्होंने शहबाज साहब का भी रखा हुआ था। उसमें साथ एक आधा कॉल अप नोटिस जो था हमजा साहब को भी आया था, जो बाद में विड्रॉ भी किया नैब ने। तो नैब ने ये खुद स्टेटमेंट कोर्ट में कि हमारे पास इस वक्त कोई एविडेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो अदालत ने कहा कि अगर आपके पास एविडेंस कोई नहीं है तो फिर आपके पास कोई गिरफ्तारी की ग्राउंड भी कोई नहीं है। तो इस पर कोर्ट ने उनसे ये डायरेक्शन दी, स्पेसिफिकली इस पर डायरेक्शन दी कोर्ट ने कि आप इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे, और अगर आपके पास कोई ऐसी एविडेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आ जाती है जिस पर आप समझते हैं कि आपको गिरफ्तार करना ज़रूरी है, तो आप उन ग्राउंड्स को कम्युनिकेट करेंगे। क्योंकि पहले नैब की इंक्वायरी तो चल रही थी, और अगर कम्युनिकेशन का मतलब ये था कि नैब हमें कॉल अप नोटिस में अपने पास बुलवाती और सवाल रखती कि आपसे ये सवाल है जिसका हमें जवाब चाहिए, ये बेसिकली उसका मुद्दा था। अब इस बुनियाद पर ये प्रोटेक्टिव बेल का ऑर्डर कोर्ट ने हमें दिया। ठीक। ये जब नैब अथॉरिटीज़ कल अरेस्ट वारंट लेकर आए तो हमने उनसे पूछा कि आपके पास जो अरेस्ट वारंट है, क्या ये अरेस्ट वारंट हाई कोर्ट के इन ऑर्डर्स की मौजूदगी में जारी किया जा सकता है? तो इस पर उन्होंने कहा कि इसलिए जारी किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 24 जो है उसके अंदर ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप किसी को गिरफ्तार करते वक्त उन्हें ग्राउंड्स कम्युनिकेट करें। तो हमने कहा कि जो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसको आपने सुप्रीम कोर्ट में एक अलग पिटीशन में चैलेंज किया हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग के लिए फिक्स हुई है। अभी डेट नहीं दी गई, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो आपकी जो इस ऑर्डर को आपने असेल किया वहाँ पर ये, और इसको सेटिसाइड भी नहीं किया गया, ये ऑर्डर इन फील्ड है। तो इस ऑर्डर की मौजूदगी में ये नैब के जो चेयरमैन हैं, ये प्रोटेक्टिव बेल का ऑर्डर है। ये बड़ी सिंपल प्रोपोजिशन थी, इसमें ज़्यादा बहस की बात ही नहीं थी, पर वो बज़िद थे। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास कर दिए। तो हमने उनसे कहा कि ये ऑर्डर इन पर्सोना है या इन रेम है, ये डिटेल्स भी आपको लॉयर्स बता देंगे कि ये तो अगर स्टेट्यूट के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है तो फिर उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की भी जरूरत नहीं होती।
लेकिन जिन केसेस में कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन ले चुकी होती हैं वहां पर ये आपका ऑर्डर या तो सुप्रीम कोर्ट लिखती कि तमाम हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स जो हैं वो सारे विड्रॉ कर दिए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी नहीं लिखा। और जिस पिटिशन में, जिस केस के अंदर वो पिटिशन हुई जिसमें ये ऑर्डर पास हुआ, वो पिंडी बेंच के, लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच का एक फैसला है, जो ऑर्डर अभी तक वो भी सेट असाइड नहीं हुआ। तो ये तो उनकी एक ऑब्जर्वेशन थी कोर्ट की, उन्होंने अपने फैसले में लिखा, क्योंकि स्टैट्यूट में वाज़े तौर पे लिखा है। तो ये कहना कि ग्राउंड्स कम्युनिकेट की जाए, तो वो हाई कोर्ट के ऑर्डर को या तो सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली सेट असाइड करती, ऑर्डर इज इन फील्ड, ऑर्डर सेट असाइड नहीं हुआ, इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया हुआ है। ठीक, आपकी बात क्लियर हो गई जी मलिक साहब, आई थिंक जी आपने क्लैरिफाई कर दिया। मसरूर शाह साहब, ये फिर अगर ये कह रहे हैं कि इतनी सिंपल बात है, तो क्या यानी कि नैब को नहीं मालूम ये बेसिक लॉ, ये तो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ ही नहीं। देखिए बात ये है कि नैब की यहाँ पर लैक ऑफ होमवर्क तो बड़ा वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। वो किसी और फैसले में एक जज साहब के रिमार्क आए हैं, उसकी बुनियाद पर हाई कोर्ट का लिखा हुआ फैसला, और जैसा मलिक साहब ने बताया कि उनकी अपील भी पैंडिंग है, उसी फैसले को चैलेंज की हुई। तो ये मेरे ख्याल में उन्होंने जल्दबाजी का मुजाहरा किया है। तो अच्छा, जल्दबाजी का मुजाहरा किया है, तो जाहिद कल जल्दबाजी की, कल पूरा दिन रहा जब इन्होंने कंटेस्ट किया। तो अब मैं नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि नैब के कोई स्पोक्समैन अगर हमें मिल जाएं जो इसका ज़रा सवाल का जवाब दे दें। शायद ये अजब बात नहीं है कि कल भी ये एक किस्सा चला, उसके बाद जब PMLN ने रजिस्ट किया और इतनी पोजीशन लेके रजिस्ट किया, तो क्या ये इनको समझ नहीं आए कि पता कर लेते, किसी से एक्सपर्ट से पूछ लेते? इज़न्ट इट अ लिटिल स्ट्रेंज? हाँ, बहरहाल ये तो है कि जो है कि ये से पूरा जो सागा जो है वो कल से चल रहा है जी, और वहाँ पे जो है जैसे चूहे बिल्ली का खेल होता है वो चल रहा था, और सियासी तो, लेकिन इसमें यही बात आती है कि पूरा जो है ये फैसला करना पड़ेगा कि नैब जो है उसका तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। अब मसला ये था कि जैसे दो मुतज़ाद खबरें हैं, मतलब एक जो इनका वर्जन है नैब का है, दूसरा वर्जन जो है वो आपके इनका हफ्ज़ा का है। वो ये था कि जो है कल उनको सुबह 10 बजे तलब किया गया था, और लेकिन ये पहुँचे नहीं। तो उन है कि जब आप नहीं जाते हैं तो फिर उसके बाद गिरफ्तारी के वारंट होते हैं। लेकिन अगर बात ये है कि इसका मतलब वारंट अगर हैं आपके, तो उसके कोई, अगर आपके पास वाज़े लीगल ग्राउंड नहीं है तो फिर आप कैसे गए थे? अच्छा, और अगर आपका लीगल ग्राउंड्स थे तो आप उसको फिर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर सके? ठीक, अच्छा, ये मैं चाहूँगी कि मलिक साहब आपसे ही पूछूं कि कल जब हमजा शहबाज को सुबह बुलाए 10 बजे तो वो क्यों नहीं गए? बट इससे पहले कि मैं आपके पास वापस आऊँ इस हवाले से, मैं चाहूँगी कि मैं उस्मान डार से बात करूँ। उस्मान, ये बताइएगा कि आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी इस पर स्टेटमेंट दी और कहा कि आप ख़वातीन के पीछे क्यों छुपते हैं, ये क्यों करते हैं, आप क्यों नहीं जेल चले जाते? फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी बात करते हैं कि भाई आप, मैं पकड़ूंगा, जेल में जाएंगे लोग और किसी को छोड़ूंगा नहीं। ये दोनों जो पोजीशंस ली जाती हैं, इससे आपको ये नहीं लगता कि आपकी जो हुकूमत है जो कहती है बार बार कि भाई इदारे ये इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, इनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो क्या ज़रूरत है प्राइम मिनिस्टर साहब को तसल्ली नहीं है नैब के काम से, कि उनको लगता है कि उनको बार बार कहने की ज़रूरत पड़ती है कि पकड़ेंगे, ये करेंगे, वो? थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, एक तो मैं समझता हूँ आपको पता ही होगा कि इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस मुल्क के, तो FIA भी उनके नीचे आती है, उनको FIA के जरिए भी बहुत सारी मालूमात मिलती रहती हैं जो भी आपके सामने मामला चल रहे हैं। तो ये कहना कि शायद प्राइम मिनिस्टर अपडेटेड नहीं है, और दूसरा ये है कि उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी कि अगर मेरे बस में हो या अगर मेरे पास ये नैब का अख्तियार होता तो शायद 40-50 जो उन्होंने लोगों की बात की थी उस कॉन्टेक्स्ट में की थी कि शायद वो अंदर होते। देखिए, हमें तो खुद, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि नैब की जो कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, नैब के कवानीन में जो लकूनाज हैं उनको रिव्यू करने की ज़रूरत है। लेकिन जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने आज बात की, देखिए एक हमारा एज ए गवर्नमेंट रोल था पुलिस का आज, और आपने देखा पिछले 2 दिन से जो इन्होंने घर के बाहर एक कह लें, एक सियासी दंगल कह लें या एक तमाशा सा लगा हुआ था। अगर हमजा जो भी वजूहात होंगी, मैं समझता हूँ कि जो उनके वारंट निकले थे वो जस्टिस रिटायर्ड जुनैद इकबाल साहब ने निकाले थे, और वो आला अदलिया के जज रह चुके हैं, कानून को समझते हैं, और ये कहना कि शायद उन्होंने कोई ऐसा गैर कानूनी स्टेप लिया होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
اور جس طرح سے پولیس کا کنڈکٹ رہا آپ نے عثمان یہ بتائیں ایک سیکنڈ، آپ نے ایک اہم بات اٹھائی ہے. اگر جسٹس جاوید اقبال صاحب یقیناً فارمر سپریم کورٹ کے فارمر جج ہیں، لیکن ہائی کورٹ نے ریلیف تو دی ہے، تو ہائی کورٹ نہیں سمجھتے کہ لا کیا ہے؟ دیکھیں ہم تو عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن آن دا سیم ٹائم میں تو یہی دعا گو ہوں کہ جس طرح آج انہیں چھٹی والے دن ایک اسپیڈی جسٹس ملا ہے، سستا اور تیز انصاف ملا ہے، اسی طرح پاکستان کے عام لوگوں کو بھی ملے. لوگ تو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور انصاف کے منتظر رہتے ہیں، اور یہ بھی ایک اچھا میں سمجھتا ہوں ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے آج عدالت کی طرف سے بھی، حکومت کا بھی، جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں پولیس کا بھی رویہ آپ کے سامنے. لیکن جہاں تک حمزہ شہباز عثمان ایک سیکنڈ، عثمان ایک منٹ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس اس وقت یہ بیٹھے ہوئے ہیں مسرور شاہ صاحب، لائر ہیں آئی ایم شور، اور زاہد حسین جو ایک پولیٹیکل اینالسٹ رہے ہیں، آئی ایم شور آپ کو وہ بہت سے بتائیں گے کیسز جہاں کہ کورٹ نے یکدم اس نے کنوین کیا ہے کیونکہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہے. اگر آج کورٹ کنوین نہ کرتا تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں جو اس پہ کی بجائے تو وہاں دنگا فساد ابھی چل رہا ہوتا. تو کورٹ نے کوئی خاص ان کو ریلیف دی ہے، کوئی خاص ان کے لیے فیور کیا، یا کورٹ نے وہ کیا جو کرنے کی ضرورت تھی؟ نہیں، میں تو اسی لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم تو عدالت کے فیصلے کو بھی کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں، ہم نے ہمیشہ کیا ہے، احترام کیا ہے. لیکن یہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک کرائسس کی سچویشن تھی، یہ حمزہ شہباز صاحب کی وجہ سے تھی. اگر وہ اس قانون کا احترام کرتے، نہ بھاگتے، گھر کے اندر چھپتے اور چادر و چار دیواری کی وہ بات کر رہے تھے. نیب کے لوگ تو جہاں تک میں میڈیا پہ دیکھ رہا تھا وہ تو یہ کلیم کر رہے تھے کہ ان کے گارڈز نے جو ہے ان کے ساتھ دست و گریبان ہوئے ہیں. ملک صاحب کو میں دیکھ رہا تھا جب حمزہ شہباز عدالت کے فیصلے کے بعد سپیچ کر رہے تھے، تو کاش ملک صاحب انہیں کہتے کہ جی چلیں، اگر وارنٹ آ ہی گئے ہیں اور سیاستدانوں کا تو کام ہے ان تمام چیزوں کو فیس کرنا. وہ آگے پنجاب کے سی ایم کے رول میں حمزہ شہباز دیکھ رہے ہیں اور رول آف لا کی بات کی جاتی ہے یہاں. ایک عام آدمی کو کیا میسج جائے گا؟ لیکن چلیں اینڈ آف دا ڈے جو بھی ہوا 8 اپریل کو آپ دیکھتے ہیں کہ عدالت میں کیا فیصلہ. اچھا ٹھیک ہے، ویسے آپ نے یہ بھی مجھے لگتا ہے کہا ہے کہ کیوں انہوں نے ملک احمد صاحب نے حمزہ شہباز کو یہ نہیں کہا کہ جی وارنٹ آ گئے تو چلے جائیں، اریسٹ ہو جائیں. بریک کے بعد ہم پوچھیں گے ملک احمد صاحب سے کہ آپ نے کیوں نہیں کہا حمزہ شہباز سے کہ بھئی اریسٹ ہو جاؤ. ویلکم بیک ناظرین. یقیناً جو ریلیف ملی اس پر بھی سوال اٹھے، لیکن بہرحال سب سے پہلا جو سوال اٹھایا انہوں نے ابھی عثمان ڈان نے کہ بھئی کیوں نہیں ملک احمد صاحب نے کہا حمزہ شہباز سے کہ آپ چلے جائیں، جی آپ کو بلایا ہے کورٹ نے. پہلے تو وہ نہیں گئے، جیسے زاہد کہہ رہے ہیں کہ بلایا ان کو نیب نے، تو کل 10 بجے صبح نہیں گئے حمزہ. اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں عثمان ڈار کہ بھئی وارنٹ آیا تھا تو کیوں نہیں اریسٹ کیوں نہیں ہو گئے. جی بتائیے ملک صاحب. جی دیکھیں نسیم، اس میں جو زاہد صاحب نے بات کی، میں پہلے اس کا آپ کو پریسائزلی اس کی ایگزیکٹ پوزیشن بتا دوں. یہ نیب کی آفٹر تھاٹ تھی. پہلے نیب نے وہ کال اپ نوٹس جو کہ کسی اکیوزڈ کو بھیجا جاتا ہے وہ نہیں دیا، اور نہ ہی انہوں نے 4 تاریخ کو بلوایا تھا، بلکہ 3 تاریخ کا لیٹر ڈیٹڈ جو بھی ان کا تھا، میں آپ کو اس کی کاپی شیئر کر سکتا ہوں تاکہ آپ اپنی ٹی وی سکرینز پہ بھی دکھا دیں. تو 3 تاریخ کو تو انہوں نے اریسٹ وارنٹ کی ایگزیکٹو کمیٹی سے اجازت لے لی تھی. تو 3 تاریخ کو جب انہوں نے اجازت لی تو پھر 4 تاریخ کو کال اپ نوٹس کیسا؟ یہ بڑے کانٹراڈکٹری پوزیشن تھی، اور یہ بعد میں آفٹر تھاٹ تھی ان کی. اور پھر جب کل وہ آئے اور اس ساری بحث کے بعد یہی انکوائری جس میں ایسٹ بیونڈ مینز تھا، پھر اس میں انہوں نے ایک اسٹیٹ بینک کا سسپیشیس مانیٹرنگ یونٹ ہے ٹرانزیکشنز کا، اس کی رپورٹ پر کوئی ایک ایکس اماؤنٹ سے آٹومیٹکلی کوئی اگر آپ کی ٹرانزیکشن بڑی ہو تو وہ اس کے ریڈار پہ آ جاتی ہے اور وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. اور وہ نیب کو 2007 کے بعد کی ٹرانزیکشنز کا اختیار بھی دیا گیا ہے، وہ جو فائنینشیل ایکٹ کی اس کی ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق. تو اس کی بنیاد پر انہوں نے اس کو کپل اپ کرنے کے بعد 9/4 کا ایک دوبارہ سے ایک طلبی نامہ جاری کر دیا. جب وہ جاری کیا طلبی نامہ تو ہم نے بالکل کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہم 9 تاریخ کو وہاں پہنچیں گے. ہم نے اسی نتیجے میں ان کا 4 تاریخ کا جو وہ آرڈر تھا جو 3 کو انہوں نے جاری کیا تھا، 4 کو ہمیں سروس کی وہ جو اریسٹ وارنٹ تھا جو ہم نے کہا انلیگل ہے، بیل آرڈر کی موجودگی میں جاری نہیں کیا جا سکتا تھا،
तो उसको हमने कोर्ट में चैलेंज कर दिया, वो कोर्ट में चला गया। हमारा ये ख्याल था कि दिस मैटर इज सेटल्ड और ये हम कोई लॉ को अपने हाथ में नहीं लेना चाह रहे थे। और जो अभी उस्मान ने ये बात की कि वो गिरफ्तारी दे देते, देखें 7-8 मरतबा नैब ने बुलवाया, हम नैब के पास गए। अब यहाँ मकसद ये था कि मैं समझ रहा था मेरे साथ जो सवाल पूछे गए मैंने कॉम्प्रीहेंसिवली इनको जवाब दिए। अब शायद कोई मुझे पॉलिटिकली मोटिवेटेड किसी मेलाफाइडी के तहत ये गिरफ्तार करेंगे, तो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट है कि मैं अपनी लिबर्टी को सेफ गार्ड करूँ। मैं एक सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हूँ, मैं इसके साथ एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ, अपोजिशन का लीडर भी हूँ। तो मुझे लग रहा था कि मुल्क के अंदर एक इन्वायरमेंट ऐसी है कि नैब के नाम पे बड़ी पकड़ धकड़ हो रही है। तो मैंने कोर्ट से अप्रोच कर लिया और कोर्ट ने मुझे राइटफुली बेल ग्रांट कर दी। अब इसके बाद जब मुझे वो बेल ग्रांट हो गई है तो मैं अपने राइट को कैसे इन्फ्रिंज होने दूं? या तो नैब की अथॉरिटीज़ लॉफुली एक्ट कर रही होती हैं, उनके पास कोई राइट लीगल ऑर्डर होता जिसकी बुनियाद पर वो मुझे गिरफ्तार करने आते, तो पहले क्या शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने बुलाकर बिठाया तो वो नहीं गिरफ्तारी कर दी गई? क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब जो बाहर के मुल्क थे और उनकी ज़ौजे हयात जो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थी, तो कोर्ट की ऑर्डर्स की ओबेंस में वापस आके उन्होंने कैदोबंद की सोबत से ही, तो वाई शुड हैव हमजा शहबाज रेजिस्टेड दैट? बिल्कुल नहीं होता। लेकिन ऑर्डर का विद लॉफुल अथॉरिटी होना ज़रूरी था। मैं प्रोसेस ऑफ लॉ को तो एडहेयर करूंगा, उसके आगे मैं झुकूंगा, लेकिन अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ के आगे मैं नहीं झुकूंगा। ये फिर मेरा राइट है कि मैं उसको जेलसली गार्ड करूं। और यही हमने जाके आज जब हाई कोर्ट से कहा कि जब पिटिशन डिस्पोज ऑफ हो रही थी तो हमारी पिटिशन में ये स्पेसिफिक डायरेक्शन दी गई, कोर्ट ने सारी बात सुनने के बाद जो डीबी नैब के मुकदमात सुनती है लाहौर हाई कोर्ट की, उन्होंने इस डायरेक्शन के साथ इसको डिस्पोज ऑफ किया। तो मेरी पिटिशन जो पेंडिंग है बेल में कोर्ट के सामने, उसके मुझे इस तरह ये गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो हाई कोर्ट ने हमें कहा कि मंडे को टू अप्रोच द कॉम्पिटेंट कोर्ट जहां पर आपकी बेल पहले पेंडिंग है, जिसमें आज हमने सीएम दी थी, उस वक्त तक नैब आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते। उस वक्त तक तो हम ये कह रहे हैं जी कि ये सारा तमाशा, सॉरी नहीं, आप कह रहे हैं कि मंडे तक आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैं चाहूंगी कि ये मसरूर शाह साहब के पास जाएं, क्योंकि आज जो रिलीफ मिली है उस पर सवाल उठाए हैं लोगों ने। आपने भी देखा होगा मीडिया पे लोगों ने कहा कि जैसे भी उस्मान डार भी कह रहे थे कि खुदा करे सबको ऐसी रिलीफ मिले एंड सो मुझे सिर्फ एक जुमला कहने दें जी, सिर्फ एक जुमला। सिर्फ साकिब निसार साहब ने तो जो चीफ जस्टिस थे पिछले चीफ जस्टिस, उन्होंने तो सारी अदालत ही इतवार को लगाई, चाहे के हफ्ते की बात करें। और जितनी इनकी पिटिशंस जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज की पिटिशन, साफ पानी की पिटिशन, मियां महमूद रशीद की पिटिशन, इमरान खान की सफ़ेद कागज़ पे लिखी हुई दरख्वास्त, सुप्रीम कोर्ट में पनामा का फैसला सैटरडे के दिन, कि उस्मान को इन चीज़ों से मेरा ख्याल है ही इज़ काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड आदमी हैं। तो ये जो पूरा नैब का और ये नेक्सस था जो सारा बना जो इस पूरे मामले को लेकर चलने का, मैं तो अपने राइटफुल राइट, उसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अपनी फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ तो हमने देखा कि जो उनके नहीं करने के काम थे वो इतवार को अदालतें सजाकर किए गए, तो ये कौन सी करने वाली बात है? हाँ उस्मान, ये आपको जवाब तो मिल गया जी। मसरूर शाह साहब, वेरी क्विकली मुझे ब्रेक पे जाना है, जरा बताइएगा। आप कह रहे हैं कि एनोमलीज थी। देखिए इसमें बात एक तो ये है कि आम शख्स तो है वो तो एड़ियाँ रगड़ता रह जाता है, वो एक और बात है। दूसरी बात, इसमें 3 बातें हैं। देखें कानून के तालिब इल्म की हैसियत से कि नैब ऑर्डिनेंस का सेक्शन 32 कहता है कि जब नैब का मामला होगा वो डीबी सुनेगी, 2 जज साहिबान सुनेंगे, सिंगल जज के पास इख्तियार नहीं है, बेशक वो चीफ जस्टिस साहब भी हों। तो एक तो उन्होंने इसको एंटरटेन किया एज अ सिंगल जज। दूसरी बात यह है कि जो बेल बिफोर अरेस्ट मिलती है तो कानून का असूल है कि मुल्जिम का अदालत में सरेंडर करना जरूरी है। तो उसमें वो शहबाज साहब, मेरे हमजा शहबाज जो है मेरे ख्याल में उन्होंने सरेंडर नहीं किया, बगैर उनको सरेंडर किए उनकी पिटिशन एंटरटेन भी हुई, उनको जमानत भी मिली, सिंगल जज ने दी। तीसरी बात यह है कि अब अगर उनकी बेल मंडे को कंफर्म होती है तो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी सामने आएगा। जो 2 मुलाजमीन बेचारे शहबाज शरीफ की फैमिली के अंदर हैं उनको भी बेल का हक मिल जाएगा, वो भी बाहर आ जाएंगे। अगर प्रिंसिपल अक्यूज को बेल मिल रही है, कंफर्म हो जाती है, तो फिर रूल ऑफ कंसिस्टेंसी कौन से जो मुलाजमीन जिनके कहने पर कहा जा रहा है कि ये सारा केस बना गया मनी लॉन्ड्रिंग का, मनी लॉन्ड्रिंग, उनको भी मिल जाएगा। और दूसरी बात ये देखिए, ये अदालतों का सवाल। एक मिनट, अब वेरी क्विक मैं आती हूँ ब्रेक के बाद। ब्रेक लेनी पड़ेगी हमें, अब ब्रेक लेनी पड़ेगी, उसके बाद ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। जाहिद आपके पास भी आएंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए आफ्टर द
वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आप सुन रहे थे कि मसरूर शाह साहब कह रहे थे कि ये एनामलीज है। बात उन्होंने बड़ी स्पेसिफिक की है कि एक तो एक शख्स एक जज बजाय के दो, और दूसरा ये तो सबको मालूम है कि बेसिक रूल है कि जिसके लिए बेल ली जाए उसको सरेंडर करना होता है। जी मलिक साहब, बड़ी जल्दी जवाब दीजिए, देन आई वांट टू गो टू जाहिद। जी मैं इसमें क्योंकि एक तो उस पिटिशन की वो पहले से बेल पिटिशन उसी बेंच के पास है और फिक्स्ड है फॉर 8 तारीख को वो कंटिन्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग्स है। हम हैं उन्हीं जज साहब के पास, क्योंकि चीफ जस्टिस एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी होते हैं और ये सिचुएशन उनके सामने थी। ही इज़ नॉट उनको सारी पोजीशन कोर्ट में बताई गई कि अगर जो पिटिशनर हैं उनको हम घर से बाहर निकालते हैं तो इलीगली अनलॉफुली विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ वो दरपे हैं नैब वाले हर सूरत गिरफ्तार करने के। तो इन सर्कमस्टेंसेस में, इन पेक्यूलियर सर्कमस्टेंसेस में पिटिशनर को कोर्ट तक अप्रोच करवाना बेसिकली वहाँ पे तो बहुत बड़ी ये आपने कोर्ट में जाके एक्सप्लेन किया? तो हमने ये किया, कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए सिर्फ 1.5 दिन के लिए हमें उसी नैब के कोर्ट, जो मसरूर ठीक कह रहे हैं, क्योंकि नैब का जो मैटर है उसको डीबी ले सकती है, लेकिन मेरे इस फंडामेंटल राइट को कि जिसको अनलॉफुली क्रिप किया जा रहा है, ऑब्वियसली हाई कोर्ट कैन एंटरटेन। हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ इक्विटी भी है, सिर्फ प्रोसीजर की कोर्ट नहीं है। और ये मेरी पिटीशन उनके पास 199 में है। प्रैग्मेटिक अप्रोच हर किसी के केस में, मैंने आपको बताया एक क्लाइंट है बेचारा, उसकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी एक्स्ट्रेडिशन की, आज भी वो पिटीशन पेंडिंग है, उसको एक्स्ट्रेडिट कर दिया गया, उसकी बारी नहीं आई। और जब हमने एप्लीकेशन लगाई अर्ली हियरिंग की तो साकिब निसार साहब जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी ये मैटर इतना अर्जेंट नहीं है, उन्होंने उस दिन ठट्टा के अस्पतालों का दौरा करना था। तो हर शख्स को आप सही कह रहे हैं साकिब निसार साहब, आप सही कह रहे हैं। साकिब निसार साहब ने ऐसे कई फैसले हमारे केसेस में दिए हैं जी। अच्छा, उस पे जाते हैं। ये जाहिद को कह रहे हैं कि इन्होंने जाके, जाहिद हुसैन ये कह रहे हैं कि जी क्या सरेंडर का, उन्होंने कहा जी हमने कोर्ट में ये एक्सप्लेन कर दिया था कि अगर हम सरेंडर करवाएंगे तो रास्ते में पकड़ लेंगे नैब वाले लोग। अच्छा, लेकिन वो तो खैर बहुत सारी चीज़ें जो लीगल जो है वो तो मसरूर साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मैं 2-3 चीज़ें बात करना चाहता हूँ। एक तो ओवरऑल जो नैब का जो अप्रोच है, मतलब ये बात बिल्कुल सही है, ये जो है कि जो है उन्होंने जो है सरेंडर, जो जब भी उनको बुलाया गया आए, नवाज शरीफ साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों, ये बस इसाक डार साहब चले गए हैं। हाँ, और उनके शायद बेटे भी चले गए। लेकिन मसला दूसरी चीज़ आती है कि अगर फ़र्ज़ किए जो नैब के तरीक़ेकार है उसमें तो बहुत बड़े सवालिया निशान पैदा होते हैं, उसके नतीजे में ये सारी चीज़ें भी पैदा हो रही हैं, एक सियासी मसला बन के आ गया है। मैं इस पे नहीं जाता हूँ कि मेरिट और डिमेरिट पे नहीं आता हूँ, लेकिन ये तरीक़ेकार जो है, पहला होता है एक पब्लिक ट्रायल, उसके बाद जो है आप गिरफ्तार करते हैं विदाउट बीइंग चार्ज, उसके बाद जो है वो 6-6, 8-8 महीने तक जो लोग रहते हैं इनके नैब की कस्टडी में, उसके मुताबिक कोई पता नहीं चलता है कि वो जो है वो कब तक जो है, जिसकी मिसाल मैं बता रहा हूँ कि जो आपके ब्यूरोक्रेट्स जो पकड़े हुए हैं, ये चीमा और ये जो हसन फवाद हैं, जरा बताइए 1 साल का अरसा हो गया है, हैव दे बीन चार्ज फॉर एनीथिंग? मसला ये है कि ये एक सवाल ये पैदा होता है। बाकी तमाम चीज़ें जो लीगल हैं वो तो आपने सामने लेके आ गए, लेकिन वही बात आ रही है कि ये तरीक़ेकार जो है इसने पूरे सिस्टम को, नैब का जो है पूरी अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम को जो है एक सवालिया निशान बनाया गया है। उसमें फिर यही बात आती है कि फिर उससे मतलब ये कि अगर सियासी मकासद ना भी हों तो लेकिन उसको सियासी तौर पे ही लिया जाएगा, क्योंकि जो तरीक़े, अब ये ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल एक जिसको खैर नाइट रेड तो नहीं हुआ था ये, लेकिन ये भी इस किस्म के वाक़यात भी हुए हैं कि रात को जो है आपने छापा मारा, गिरफ्तार किया, उसको ले गए, हथकड़ी बना के दूसरे कोर्ट में आपने पेश कर दिया। मतलब ये कि हथकड़ी जो बनाई है और आपने कोर्ट में पेश कर दिया है तो आपने पहले तो ऑलरेडी जो है ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये जो है। वैसे वो चीफ जस्टिस साहब ने कहा था ना, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ने कहा था कि जी आप लोगों की बेइज्जती करते हैं, ये करते हैं, और आपको फॉरबिड किया कि आप ना बात करें। उसके बावजूद भी ये सारी चीजें जारी हैं। आपको कल से परसों से ये सारे मिल रहे हैं, चाहे उसका जो है सोर्सेस कोई भी हो, हमें पता चलता है मनी लॉन्ड्रिंग के 85 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग। अच्छा उस्मान, मैं चाहूंगी, लेट मी कम टू उस्मान। उस्मान ये बताइए, अकाउंटेबिलिटी के हवाले से बड़ा एक मेजर प्लैंक है इस गवर्नमेंट का, तो ये जो जाहिद हुसैन बात उठा रहे हैं, जो इश्यूज उठा रहे हैं, ये आप लोगों को नहीं परेशान करती? क्योंकि जो भी वजह है ये आखिर में जाके फिर एक बन जाता है जी ये पॉलिटिसाइज्ड एक अप्रोच है।
دیکھیں یہ تو اپوزیشن خود نیب کے اوپر سیاست کر رہی ہے. میں آپ کے بھی پروگرام میں ملک صاحب سن رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تمام پارلیمنٹ کے اندر جو پارٹیز موجود ہیں, سیاسی پارٹیز, ہم سب کو مل بیٹھ کے نیب قوانین کو ریویو کرنا چاہیے. جو کیپیسٹی بلڈنگ کا ایشو ہے اس پہ بات کرنی چاہیے, اور جو بھی کوئی احتساب کا بہتر عمل تمام جماعتیں سمجھتی ہیں اس میں کراس دا بورڈ احتساب ہونا چاہیے, فیئرنس ہونا چاہیے, اس پہ ہمیں متفق ہونا ہے. دیکھیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جو میں نیب کی بیانیہ دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں, میڈیا پہ بھی آ رہا ہے کہ حمزہ شہباز کو یا شہباز شریف صاحب کو, ان لوگوں کو ملٹیپل کہنے چیلنجز کا سامنا ہے. ان کے اوپر مختلف قسم کے مقدمات ہیں. ایک تو ایسٹ بیان مینز کا ہے, یا آشیانہ ہاؤسنگ, آشیانہ میں تو شاید نہیں کر دیا انہیں, کلیئر ہو گئے ہیں. یہ جو کیس ہے یہ جس طرح نیب کا بیانیہ ہے کہ یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے. آج سے پہلے ہم نے بینامی اکاؤنٹ سنے, بینامی کمپنی سنی ملتان میٹرو میں. یہ ایک نئی ٹرمینالوجی سامنے آ رہی ہے بینامی انویسٹرز کی. اب محبوب علی نامی شخص اور منظور احمد, جو دو لوگ سامنے آئے ہیں نیب میں, جیسے ڈاکومنٹس بریک کیے ہیں کہ یہ پیسہ باہر سے آ رہا ہے, برطانیہ سے آ رہا ہے, ڈائریکٹ کے پاس آ رہا ہے. اور یہ لوگ آج تک پاکستان سے باہر ہی, جی عثمان, کاروباری لوگ ہیں نا. دیکھیں شریف فیملی ماشاءاللہ کاروباری لوگ ہیں. آتی ہوں آپ کے پاس بھی آتی ہوں. لیٹ عثمان کمپلیٹ کر لینے دے, مطلب مجھے کمپلیٹ کر جی کریں. دیکھیں یہ شریف خاندان والے ماشاءاللہ بیپاری ہیں, بڑا زبردست بیپار کرتے ہیں. انہوں نے اب ایک فیک انویسٹر کی ٹرم اس ملک میں متعارف کرائی ہے کہ وہ لوگ جو پیچھے سے جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے وہ کروڑوں روپے کی کمپنی میں انویسٹ کر رہے ہیں. یہ منی لانڈرنگ یہ نئی ٹرم آئی ہے فیک انویسٹرز کی. اچھا ٹھیک ہے, اچھا بریک لیتے ناظرین, واپس آئیں گے. عثمان یہ بھی بڑا اہم ہے کہ یہ آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا, انہوں نے وہ کہا, پھر نیب کے سامنے یہ ہوا اور نیب یہ کہہ رہی ہے. یہ پورا جو پروسیس ہے, پھر اس حوالے سے یہ اٹھتا ہے سوال کہ جی آپ کو کیسے پتا کہ انہوں نے اندر نیب کے سامنے کیا کہا ہے, اور ابھی تو کیس چل ہی رہا ہے. آشیانہ پہ آپ کو معلوم ہے اس کیس پہ کیا کہا تھا جج نے, کورٹ کے انہوں نے کہا کہ یہ جی اس میں بدنیتی انوالو تھی. تو بات یہ کہ 1000 دفعہ کریں اکاؤنٹیبلٹی, ضرور کریں اکاؤنٹیبلٹی, لیکن بار بار یہ کیوں سوال اٹھتا ہے؟ اپوزیشن کو چھوڑ دیں, لیکن ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی کہ یہ بات کا بتنگڑ نہ بڑھنے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ٹائم کم ہے, 1 منٹ میں ذرا بتائیے یور لاسٹ کامنٹ. دیکھیں ملتان میٹرو کے بھی عثمان نے بات کی اور بے نامی ٹرانزیکشنز کی بات کی, تو اس پہ تو چائنیز گورنمنٹ نے اور چائنیز ایمبیسی نے آ کے کلیریفیکیشن دی کہ یہ جتنی بھی پرائم منسٹر کی دین چیئرمین تحریک انصاف کی وہ ایلیگیشنز سے انہوں نے نگیٹ کیا, پہلے ٹویٹ کیا, پھر ایک ہینڈ آؤٹ جاری کیا. اس کے بعد ابھی جو یہ بات کی جا رہی ہے, دیکھیں اگر کوئی نیب کا یہ سوال ہے کہ کوئی ٹرانزیکشنز ہیں جسٹیفائی کریں آ کے, اگر ہم نہ جسٹیفائی کریں, ہم نے کب یہ کہا کہ شریف فیملی کوئی ایک پاپر فیملی ہے اور وہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ فیملی ہے, ان کے بلینز میں بزنس کنسرنز ہیں, اور اگر ان کی کوئی ٹرانزیکشنز ہیں اگر وہ جسٹیفائی نہ کر سکیں تو سزا دیں ان کو, لیکن ان کو موقع تو دیں کہ وہ جسٹیفائی کریں. ان کی ایک جو ٹرانزیکشن ہے وہ ایکسپلینڈ ہے, وہ ساری ان کے جتنے بھی ایسٹس ہیں وہ پوری طرح ان کے سارے ڈیکلریشنز میں ڈکلیئرڈ ہیں, وہ سارے کسی جگہ پر بھی چھپائے نہیں ہوئے. تو اگر یہ سوال بھی نہ کرے اور گرفتار کرنے آئیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. اور 6 الزامات پرائم منسٹر نے, جن میں سے 2 کو بھی عثمان نے دہرایا, یہ 6 الزامات لگائے. ہم انہیں یہ اب دعوت دیتے ہیں کہ چاہے کسی پارلیمنٹری کمیٹی میں آ جائیں, چاہے پارلیمنٹ کے فلور پہ آ جائیں, یہ جاوید صادق کا جواب دے دیں, یہ 10 ارب والے کا جواب دے دیں. ملتان میٹرو پہ یہ اپنی پوری ٹیم لا کر میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں. اگر وہ ملتان میٹرو پہ شہباز شریف پہ کرپشن ثابت ہوئی, I swear to God I will quit politics for life. میں دوبارہ نام نہیں لوں گا, میں اپنی ریزائن کر کے جاؤں گا, میں سیاست سے کنارہ کش ہو کے بیٹھ. الزام نہ لگائیں, حقیقت پر بات کریں. اور ہاں اگر آپ نیب کے لاز میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں, I'll be the first one to raise voice کہ یہ ڈریکینین لا ہے,
इस पार्टी के अंदर बैठ के मैं कहूंगा जो आज विक्टिम है उस लॉ ठीक गॉट योर पॉइंट जी लेट मी एक सेकंड ठीक है जी आई गॉट योर पॉइंट मसरूर शाह वेरी क्विकली लास्ट कमेंट्स देखिए इसमें बात ये है कि ये अब तहरीक इंसाफ के मुंह से सुनना बड़ा अजीब लगता है कि वारंट सही था गलत था कानून के सामने सर तस्लीम खम करते ये तो मेरे ख्याल में इमरान खान से अपने रिवायत डाली कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने वारंट निकाला था वो सीना तान के कहते थे आओ पकड़ो मुझे दूसरी बात इस्लामाबाद पुलिस ने इनके धरने में कुछ लोगों को पकड़ा था इमरान खान की वीडियो मौजूद है शोर शराबा करके उन्होंने उनसे अरेस्टेड लोगों को छुड़ाया यहाँ तो अरेस्ट होने की बात है दूसरी बात नैब में तरमीम की बात तो करते हैं भाई आपके 2 इलेक्शन कमीशन के मेंबरान जो है जगह खाली है वो आईनी जिम्मेदारी है आपका प्राइम मिनिस्टर इतने गवारा नहीं करता ऑपोजिशन लीडर के साथ बैठ के मुशावरत खत लिख दिया वो खत लिखना तो खतों के बातावत तो लैला मजनू में भी होती थी ना आपने आईनी जिम्मेदारी है मीनिंगफुल उसमें कहीं लिखा तो नहीं आमने सामने बैठे नहीं उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला है चौधरी निसार आमने सामने बैठे मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए कभी खत भी मीनिंगफुल हो जाता है अच्छा वेरी क्विकली जी जायद योर कमेंट सबसे बुनियादी चीज ये आती है कि पूरा एक मजाक बन गया है ये नैब का जो पूरा तरीक़ेकार है बिल्कुल सही है ड्रैकोनियन लॉज हैं और मेरा ख्याल ये है कि उसमें अगर अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना ड्रैकोनियन वो अलग बात है अकाउंटेबिलिटी एक प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू होना चाहिए ये नहीं रहना चाहिए कि जो है आपने अचानक जाग जाएं और कहें कि ये सब बहुत कुछ हुआ है इस मुल्क में बिल्कुल सही है करप्शन अचानक तो नहीं जागे तो जल मुशर्रफ के दौर से चल रहा है कोई नाम नहीं है अच्छा उसके लेकिन वही बात आती है कि जब आप जो है पहले आप इल्जाम लगा देते हैं तो उसके खुद केस भी बिगड़ जाता है दूसरी बात यह कि जब आपके वुज़रा जो हैं आके ऐलान करते हैं कि वो 85 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस हैं मसला ये कि बिफोर वो नहीं यानी ऑपोजिशन जो है वो उसको जो है नहीं अभी जैसे कल जी उनका ऑपोजिशन यानी तो ये तमाम चीजें हैं दूसरी बात ये आती है कि दुनिया में कहाँ पे होता है कि बरतानिया की एक मिसाल है इनको मसरूर शाह साहब को ज्यादा पता होगा कि वहां पे जब किसी को पकड़ते हैं या जो केस चलना शुरू होता है तो आप उसकी रिपोर्टिंग नहीं कर सकते रिपोर्टिंग कर सकते हैं जब थोड़ी बहुत जो वहां पर बता दी इधर तो सब चीजें उलट है यहाँ तो कोई रोकने वाला नहीं है ना इल्जाम लगते हैं जो इल्जाम भी नहीं होते उस्मान या पीटीआई वो तो फिर कोर्ट इसमें होता है जो मुजरिम होता भी है जो वाकई जो है वो मुलव्विस भी है उस पे उसको भी मिल जाता है कवर जी उस्मान कमेंट्स योर मैं ये समझता हूँ कि हमें एहतसाब के अमल को कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहिए जैसे मैंने पहले कहा सबको मिल बैठ के किसी एक एहतसाब के अमल पे मुतफिक होना होगा कौन करेगा उस्मान कब करेंगे कौन करेगा सब पार्टी करें हम पहल कर देते हैं ये तैयार हो जाए लेकिन देखिए ये जो शहबाज शरीफ साहब की दुहाई दे रहे थे 90 रोजा रिमांड में 70 दिन तो शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद रहे हैं फ्लोर ऑफ द हाउस वो दो शहबाज शरीफ साहब एक इंडिविजुअल ये पता है इमरान खान ने गलत किया था अपने बंदे छोड़ा के पुलिस वालों से धरने में देखिए वो एक वो हलाल था हक था राइट था हमने धरना वो तो हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर बनने वाला तो उन्हें तो प्राइम मिनिस्टर बनना था अच्छा शहीद हुआ नहीं इमरान खान ने पुलिस की कस्टडी से सही अभी आपने फरमाया है कि सही हो गलत तो आपने गिरफ्तारी देनी थी गिरफ्तार लोगों को वैन से उतार के भगा देना क्या इमरान खान ने सही किया था गलत किया था इनको आपके पीटीआई के वर्कर्स को धरने के दौरान हमारे वर्कर्स जो पुरअमन एहतजाज अगर वो सही था फिर अच्छा बस आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का नाज़रीन इस पर हमें ठीक हमें ख़त्म करना पड़ेगा ये तो बात बड़ी क्लियर है और ये हमेशा हम कहते हैं इस फोरम से कि हर सूरत पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए लेकिन हर पार्टी ये समझ रही है कि जो नैब का तरीक़ाकार है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है और ये भी हम बताते चलें कि लॉ मिनिस्टर साहब से हमारी बात हुई पिछले हफ्ते तो उन्होंने कहा कि बहुत सी चीज़ों पर पेशरफ्त हुआ है और उस वक्त तो उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं मिलूंगा और इसको हम कुछ फॉर्मलाइज करेंगे और पार्लियामेंट में पेश करेंगे लेकिन यकीनन पार्लियामेंट में तो अभी तक कुछ पेश नहीं हुआ नैब को रिफॉर्म करने के लिए उसमें अमेंडमेंट्स लाने के लिए कानून में लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो नैब का तरीक़ाकार है वो कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है और एक तरफ आपकी सियासत चल रही है दूसरी तरफ अकाउंटेबिलिटी और गडमड उसमें हो रहा है ना उसमें मुल्क का फ़ायदा है ना अकाउंटेबिलिटी का फ़ायदा है और ना रूल ऑफ लॉ का फ़ायदा है इसमें बेहतरी आने की ज़रूरत है हमारी तरफ से जितना ही खुदा हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।